नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बता दें, बदायूं से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जब पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में फायरिंग हो गई। खूनी संघर्ष का यह मामला बदायूं से सामने आया है, जहां देर रात दो पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग हो गई। फायरिंग से दहशत हो गई है। इसके साथ ही फायरिंग में एक महिला समेत दो लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं जरीफ नगर के बस्तोई सीकरी का पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें, पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान ही दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग कर दी गई। इस दौरान इलाके में दहशत का माहौल है और बता दें, फायरिंग के दौरान एक महिला समेत दो लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और पूरा मामला जांचने में जुट गई है। बड़ी खबर इस वक्त की भदोही से बता रहे हैं, जहां पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में देर रात फायरिंग हो गई। फायरिंग की इस वारदात के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसी बीच स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी की खबर सामने नहीं आई है। इसी बीच जरीफ नगर के बस्तोई सीकरी का पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह से गुरुवार शाम मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। बताई जानकारी के अनुसार नड्डा गुरुवार शाम दिल्ली से विमान के जरिए लखनऊ आए और ऐसे में नड्डा के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली से लखनऊ आए। और इसी के साथ ही हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा समेत कई मंत्रियों और बीजेपी पदाधिकारियों ने नड्डा का स्वागत किया है। नड्डा हवाई अड्डे से मुख्यमंत्री और अन्य पदाधिकारियों के साथ सीधे एसजीपीजीआई गए और उन्होंने कल्याण सिंह का हालचाल पूछा है। साथ ही उनका उपचार कर रहे डॉक्टर्स की टीम से भी बातचीत की गई। इससे पहले आपको बता दें कि एसजीपीजीआई की ओर से गुरुवार को जारी किए गए बुलेटिन में कहा गया था कि कल्याण सिंह की हालत में सुधार हो रहा है। ऐसे में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आर के धीमान उनके उपचार की नियमित निगरानी भी रख रहे हैं। ऐसे में नड्डा के बाद मीडिया से उन्होंने बात की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह से मिलने का सौभाग्य मिला है। हमारी इच्छा थी कि उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लें और प्रधानमंत्री जी भी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। इसी के साथ ही नड्डा ने कहा कि कल्याण सिंह से मुलाकात के बाद लगा है कि उनके स्वास्थ्य में तेजी के साथ सुधार हो रहा है और वहीं कल की तुलना में वो काफी बेहतर नजर आए। नड्डा ने आगे कहा कि चिकित्सकों से भी बातचीत में पता चला है कि उन पर दवाओं का असर होने लगा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम सबको विश्वास है कि कल्याण सिंह जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे और घर लौटेंगे। इस बीच हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वह फिर से सामाजिक जीवन में सक्रिय हो सके। और इसी बीच बांदा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक मासूम के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। बता दें, 5 साल की मासूम की हत्या कर दी गई है। तो वहीं पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है। बता दें, पुलिस ने यहां पर बड़ी सक्रियता के साथ काम किया और करीब 72 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस हत्या का खुलासा कर दिया है। इसी के साथ ही पुलिस ने आरोपी चाचा, चाची और चचेरी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि बच्चे के परिजनों ने ही उसके साथ हत्या की है। उसे बहला फुसलाकर उसे ले गए, उसके बाद बच्चे की हत्या कर दी गई। बता दें, इस पूरे मामले में जांच में सामने आया है कि बच्चे के चाचा, चाची और चचेरी बहन ने मिलकर
इस मासूम की हत्या कर दी है। बता दें, बांदा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है। हत्या करने वाले बच्चे के ही परिजन और रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। बता दें, चाचा, चाची और चचेरी बहन ने मिलकर बच्चे की हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नगर कोतवाली के चमरौड़ी का मामला बताया जा रहा है। हालांकि हत्या के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, पड़ताल चल रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल के लिए आपको बता रहे हैं, जहां पर बांदा से ये खबर सामने आई है, 5 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई है। और इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों के कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर चिंता जताते हुए गुरुवार को कहा कि लापरवाही के लिए अब कोई जगह नहीं होनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि एक छोटी सी गलती दूरगामी परिणाम हो सकती है, जिससे महामारी से लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। ऐसे में मोदी ने भीड़भाड़ वाली जगहों के चित्र और वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि ये अच्छा दृश्य नहीं है और इससे हमारे अंदर भय की अनुभूति होनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद विस्तार के एक दिन बाद ही मंत्रियों के साथ बातचीत की है और कहा गया है कि लोग बिना मास्क लगाए और सामाजिक दूरी का पालन किए बगैर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उन्होंने जोर देकर कहा कि महामारी के विरुद्ध भारत की लड़ाई पूरे जोर शोर से चल रही है और टीकाकरण अभियान और जांच की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। ऐसे में इस बीच इस तरह की लापरवाही जिस तरीके से देखने को मिल रही है, वो काफी घातक हो सकती है। और इसी बीच रुक करेंगे गोरखपुर की ओर। गोरखपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां कोरोना का एक नया वेरिएंट गोरखपुर से सामने आया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की गोरखपुर से सामने आई है। कोरोना का नया वेरिएंट गोरखपुर में पाया गया है। इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने यूपी में अब अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें, दूसरी लहर में भी एक नए वेरिएंट ने ही तबाही मचाई थी और अब एक और नया वेरिएंट उत्तर प्रदेश में सामने आया है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम्स की रिपोर्ट में इस नए वेरिएंट का खुलासा किया गया है। दरअसल बीआरडी में भर्ती एक मरीज का सैंपल लिया गया था। सैंपल की जांच की गई और जांच में इस मरीज में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। इसका नाम बता दें आपको, कोरोना का नया वेरिएंट कप्पा पाया गया है। नए वेरिएंट का नाम कप्पा बताया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में बीआरडी अस्पताल में भर्ती एक मरीज में पाया गया है। बता दें, हाल ही में ये मरीज कोरोना पॉजिटिव हुआ था, जिसके बाद इस अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस दौरान मरीज का सैंपल लिया गया और इसकी जांच के लिए उसे भेज दिया गया। तो जांच में कोरोना का नया वेरिएंट कप्पा सामने आया है। बता दें, कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद से ही यूपी में हड़कंप मच गया है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की गोरखपुर से आपको बता रहे हैं, जहां गोरखपुर में एक मरीज में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि की गई है। इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां डीजीसीआई ने सोनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन यानी जीएसके को भारत में उसके कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के अध्ययन करने की मंजूरी दे दी है। भारत में कोविड वैक्सीन उम्मीदवार फार्मा दिग्गज ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। तो वहीं डबल ब्लाइंड चरण 3 के अध्ययन में 18 साल की उम्र के 35,000 से ज्यादा स्वयंसेवक शामिल होंगे। बता दें, ट्रायल का मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ साथ गंभीर बीमारी और स्पेंशरेमुख संक्रमण को कम करना होगा। और इसी बीच आपको बता दें, सनोफी पोस्चर इंडिया की कंट्री हेड अन्नपूर्णा दास ने एक बयान में कहा है कि भारत सोनोफी पोस्चर के तीसरे चरण के अध्ययन में भाग ले रहे हैं और हमें जल्द ही देश में अध्ययन के लिए प्रतिभागियों का नामांकन शुरू करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले महीनों और सालों में जैसे जैसे वायरस विकसित होगा तो उसको रोकने के लिए क्या आवश्यक होगा। हमारा मानना है कि हमारा कोरोना एग्जीक्यूटिव और जिस तरीके से कोरोना पर अध्ययन चल रहा है, इसके साथ ही इस वैक्सीन के जरिए कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में महत्वपूर्ण
सहायता मिल सकती है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साध दिया है। बता दें कि अखिलेश ने कहा कि जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी के मुकाबले सपा के ज्यादा पंचायत सदस्य जीते थे, लेकिन बीजेपी ने धन बल, छल बल और जिला और पुलिस प्रशासन के सहयोग से अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा लिए हैं। ऐसे में अब बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी यही कहानी दोहराना चाहती है। सपा अध्यक्ष ने बुधवार को जारी किए गए एक बयान में भी ये कहा कि अब ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में प्रभारी निरीक्षक, क्षेत्र पंचायत सदस्य और समर्थकों की सूची मांग रहे हैं। ये लोकतंत्र का गला घोटने की दूसरी कवायद है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अपने बूते कोई चुनाव जीतना अब उसके बस में नहीं। छल कपट, आतंक और झूठे मुकदमों में फंसाने को तरकीबें बीजेपी को खूब आती हैं। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार की धांधली की शुरुआत नामांकन प्रक्रिया से ही शुरू हो गई। देवरिया में सपा के प्रत्याशी को नामांकन पत्र लेने के लिए परिचय पत्र देने में आनाकानी की गई। धरने पर बैठे पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण को भी पुलिस ने जबरन उठा लिया। कन्नौज के छिबरमऊ में सपा के प्रत्याशी के हाथ से नामांकन पत्र छीन लिया गया। बीजेपी कार्यालय में डीएम और एसएसपी जाकर बैठ गए हैं। ऐसे में बलरामपुर में भी नामांकन पत्र नहीं खरीदने दिया जा रहा। बस्ती के सपा जिला अध्यक्ष को पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित भी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में तेजी के साथ विकास कार्य किया जा रहा है। इसी बीच अब रामबन में चुनाब नदी पर एक नया कंक्रीट पुल बनाया जा रहा है। इसी बीच पीडब्ल्यू के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि पुराना सस्पेंशन ब्रिज 1960 में बनकर तैयार हुआ था, जिसे असुरक्षित करार दिया गया है। नया पुल, इस पर काम तेजी के साथ चल रहा है और बता दें कि 2 साल में इस नए पुल का काम पूरा भी हो जाएगा। ये पुल डबल लेन का होगा, इससे लोगों को आवागमन में काफी राहत मिल सकेगी। साथ ही पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया है कि पुराना सस्पेंशन ब्रिज काफी बुरी हालत में था, इसीलिए वो असुरक्षित करार कर दिया गया है और नए पुल का काम चल रहा है, जो कि 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। और इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ट्विटर कंपनी को नए आईटी नियमों का पालन करने को लेकर अमेरिका में शपथ पत्र दायर करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को नियम के खिलाफ किसी तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा। हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार नए आईटी नियम के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एक पीठ ने इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई तक के लिए तय कर दी है। ये साफ कर दिया गया है कि अदालत ने कोई अंतरिम आदेश नहीं सुनाया है। अदालत ने शपथ पत्र दायर करने के लिए समय दिया है, कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। ऐसे में नियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए केंद्र प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ट्विटर की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सज्जन ने अदालत से कहा है कि ट्विटर भी कोई सुरक्षा नहीं मांग रहा। उन्होंने कहा है कि नियमों का अनुपालन न करने का परिणाम यह है कि मध्यस्थों की सुरक्षा खत्म हो जाती है। मैं किसी सुरक्षा की मांग नहीं कर रहा। ऐसे में न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एक पीठ ने इस पूरे मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने जेब की सेहत बिगाड़ दी है। पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच गई है। जिस वक्त मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार हो रहा था, उसी वक्त पेट्रोल 4 महानगरों में सेंचुरी लगा रहा था। इस साल की शुरुआत से ही 8 जुलाई तक पेट्रोल की कीमत में अब तक 16 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 15 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इन सभी के बीच अब विपक्ष को भी मौका मिल गया है कि वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला केंद्र पर निशाना साधने में, क्योंकि मामला सीधे जनता से जुड़ा है। बता दें, ममता बनर्जी ने भी इसी बीच मन की बात में पेट्रोल डीजल पीएम केयर फंड की बात की है।
इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मन की बात में पीएम मोदी को इन सब मुद्दों के बारे में ही बात करनी चाहिए। वो नए तेल मंत्री ने हरदीप पुरी ने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं समझकर आपसे बात करूंगा। कि मुद्दों का गणित समझने के लिए नए पेट्रोलियम मंत्री थोड़े वक्त की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बस लोगों की जेब को ध्यान में रखने की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही बता दें कि दाम के बहाने जिस जनता का तेल निकल रहा है उसको कुछ राहत देने की अब उम्मीद भी की जाने लगी है। उदयपुर जिले के जावर माइंस क्षेत्र में एक महीने के दौरान 2 महिलाओं का शिकार करने और अन्य 4 लोगों को जख्मी करने वाले आदमखोर को पकड़ने में वन विभाग की टीम ने गुरुवार को सफलता हासिल कर ली है। उसे पकड़ने के लिए वन विभाग के 80 कर्मचारी 8 ट्रैंकुलाइज टीम के साथ ही उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही थी और इसी के लिए 20 पिंजरे और 20 कैमरे लगाकर उस पर निगरानी भी रखी जा रही थी। इसी बीच आपको बता दें, क्षेत्रीय वन अधिकारी सुरेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि गुरुवार सुबह वन विभाग की टीम को आदमखोर तेंदुए को पकड़ने में सफलता मिली है। उसे ट्रैंकुलाइज करने के बाद सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ले जाया गया है, जहां पशु चिकित्सकों की टीम उसका मेडिकल करेगी। बताया यह गया है कि केवड़ा की नाल में लगाए गए पिंजरे में आदमखोर तेंदुए को पकड़ लिया गया है। साथ ही शेखावत ने आगे ये बताया कि विभाग ने आदमखोर तेंदुए के शिकार के आदेश जारी कर दिए, लेकिन उसको पकड़ा जाना सुकून भरा कदम रहा है। इस बीच विभाग की तरफ से टीम की तरफ से भी ये बयान सामने आया कि विभाग की टीम भी नहीं चाहती थी कि तेंदुए का शिकार किया जाए। वहीं पटना में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के मामलों को लेकर अब बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने बुधवार को सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को सख्त निर्देश जारी कर दिया है। डीजीपी ने कहा कि साइबर अपराध और इसके अनुसंधान में सहयोग के लिए बनाए गए साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट के काम की हर क्राइम मीटिंग में अलग से समीक्षा की जाएगी। साथ ही साइबर अपराध से जुड़े मामलों में भी अब आम लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। थानेदार एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। पुलिस मुख्यालय ने आर्थिक अपराध इकाई के फीडबैक के बाद साइबर अपराध को लेकर जिला पुलिस की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। अब डीजीपी ने एसएसपी और एसपी को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जारी किए गए निर्देश में जिले के एसपी को कहा गया है कि आम लोगों को साइबर अपराध से जुड़े मामले दर्ज करने में कोई परेशानी नहीं हो सकती और इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। समीक्षा के बाद इसकी रिपोर्ट आर्थिक अपराध इकाइयों को भी भेजनी है। ऐसे में साइबर क्राइम की घटनाओं पर रोक और कांडों को तकनीकी अनुसंधान में मदद के लिए राज्य भर में 74 साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट का गठन किया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि ये यूनिट हर जिले में काम कर रहा है। इसी बीच डीजीपी ने यह भी कहा कि सीसीएमयू के अफसरों को जरूरत पड़ने पर दोबारा ईओयू से ट्रेनिंग दिलाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।